हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं navbharattimes.com। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पर। हमारी मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ जितनी ही ज़रूरी होती है, लेकिन अक्सर हम अपनी मेंटल स्टेट के बारे में दूसरों से शेयर करना उतना प्रेफर नहीं करते हैं। पिछले 1 साल में हम देखें, जब से पूरी दुनिया में कोविड के केस आने शुरू हुए हैं, तो इस दौरान लोगों की फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अफेक्टेड रही। और आज एक और ज़रूरी बात है, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज 14 जून को, आज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी भी है। पिछले साल आज ही के दिन उनका निधन हो गया था। उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर हमने देखा कि मेंटल हेल्थ को लेकर के एक बहस छिड़ गई थी। लोगों ने इस पर अवेयरनेस के लिए कई अहम बातें भी लिखी। तो तब से लेकर अब तक क्या बदलाव आया है, लोगों में कितनी अवेयरनेस बढ़ी है, और साथ ही कोविड के दौरान लोगों को मेंटल हेल्थ से जुड़ी क्या क्या दिक्कतें हुई, इन सब पर हम बात करेंगे डॉक्टर नेहा आनंद से। डॉक्टर नेहा आनंद एक साइकोथेरेपिस्ट हैं। वह फिलहाल उत्तर प्रदेश की मुहिम मिशन शक्ति से जुड़ी हुई हैं, और इसके अलावा वो लखनऊ की कोविड हेल्पलाइन में एज अ काउंसलर लोगों की मदद कर रही हैं। नेहा जी, सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आज के सिनेरियो में मेंटल हेल्थ को लेकर के बात करना कितना जरूरी हो गया है, और साथ ही पिछले 1 साल में किस तरह के केस आपने हैंडल किए, और एज अ साइकोथेरेपिस्ट आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं। एक एक टेबू, एक स्टिग्मा हम बोल सकते हैं, जो कई सालों से चलता आ रहा है कि अगर जहां हम मेंटल साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो लोगों के जहन में एक ही चीज आती है कि हम एबनॉर्मल तो नहीं है या हम पागल तो नहीं है। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स और बिलीफ जुड़ा हुआ है मेंटल हेल्थ के साथ। तो कितना जरूरी है, जब साल 2020 में एक ये क्राइसिस आया, पैंडेमिक आया कोविड नाम का, तो लोगों में कुछ टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किए जाने लगे, जैसे इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज। तो ये टर्म्स शायद 2020 से पहले किसी ने यूज नहीं किए थे बहुत फ्रीक्वेंटली। लेकिन जब हम इन शब्दों की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ का आना 100% लाजमी है। बिना मेंटल हेल्थ के फिजिकल हेल्थ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो वो मेंटल इलनेस से अलग होती है। मेंटल हेल्थ में क्या है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से कोप अप कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं हम किसी प्रॉब्लम को, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा डिसीजन मेकिंग कैसा है, ये सारा कुछ एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है मेंटल हेल्थ का, जो सिर्फ डिसऑर्डर्स पे या इलनेस पे आके नहीं रुक जाता है। हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, एडजस्टमेंट कैसा है समाज में, हम कितने सोशल हैं, ये सब कुछ मेंटल हेल्थ के अंतर्गत आता है। तो ये कोविड के बाद से मुझे लगता है लोगों में जागरूकता बहुत बढ़ी है जब इम्यूनिटी की बात आई, क्योंकि लोगों ने ये समझना शुरू किया कि अगर हम साइकोलॉजिकली या मेंटली फ्रेजाइल हैं या कमजोर हैं तो हमारी फिजिकल इम्यूनिटी भी नहीं बनेगी जो हम कोविड से लड़ने के लिए तैयार हो पाए। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक टर्निंग पॉइंट रहा साल 2020, जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों की धारणा को बदल पाया। अब बात आती है मेरे पास किस तरीके के केसेस आए। तो साल 2020 में जब कोविड ने दस्तक दी थी और ये लॉकडाउन आया, तो सबसे पहले तो लोग जो शायद फ्रीली आज तक अपना हर काम कर पा रहे थे, दोस्तों से मिलना जुलना, ऑफिस जाना, जो रोजमर्रा की जिंदगी थी वो बिल्कुल थम सी गई। अब वो जो एक स्टॉप लग गया, लोग घरों में बंद हो गए, बाहर निकलना बंद हो गया, तो लोग काफी मेंटली परेशान हो गए, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो मेरे पास पिछले साल जो केसेस आए वो स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा आए। इसके अलावा क्योंकि हस्बैंड्स घर पे रहे, वर्क फ्रॉम होम हो गया, बच्चों के स्कूल्स बंद हो गए, तो महिलाओं के ऊपर ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत ज्यादा काम का बोझ, काम का प्रेशर आ गया। तो मेरे पास महिलाओं से जुड़े केसेस बहुत ज्यादा आए, बच्चों से जुड़े केसेस बहुत ज्यादा आए, जिसमें महिलाएं जो ऑलरेडी डिप्रेस थी तो उनका डिप्रेशन काफी प्रेसिपिटेट हुआ, बढ़ा, ट्रिगर हो गया वो, क्योंकि सारे लोग घर पे थे, काम
बहुत ज्यादा बढ़ा, लोगों का घर का फैमिली वालों का जिन लोगों को सपोर्ट नहीं मिला, तो वो अचानक से डिप्रेशन बहुत ज्यादा उनका प्रेसिपिटेट कर गया। इसके अलावा मेरे पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के केसेस बहुत ज्यादा पिछले साल आए, जिसमें जब गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस जारी करी या अवेयरनेस एड्स स्टार्ट हुए कि बार बार सैनिटाइज करें, अपने हाथों को धोएं, साफ रखें, तो जो ऑलरेडी ओसीडी से ग्रसित थे, जिनको फियर ऑफ कंटामिनेशन था या हाइजीन के लिए बहुत ऑब्सेसिव थे, उनको ये चीजें ट्रिगर करी और ओसीडी के केसेस अचानक से बढ़ गए। एंजाइटी और स्ट्रेस के इश्यूज अचानक से बढ़ गए। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े, जो कि आंकड़ों में भी हम देख सकते हैं कि 1 महीने के अंदर, जिस दिन 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ, अप्रैल तक ये आंकड़े 50% चाइल्ड अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस के बढ़ गए, जो सीधा सीधा एक मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा डायमेंशन है। तो मेरे पास पिछले साल ये केसेस बहुत ज्यादा आए, लेकिन इस साल जब ये डबल म्यूटेंट आया, तो डबल म्यूटेंट में मुझे लगता है कि केसेस डिफर किए। लोग काफी लेट बैक हो चुके थे, लोगों ने प्रिकॉशंस लेना छोड़ दिए थे पिछली वेव के बाद। ऐसा लग रहा था जैसे कोविड खत्म सा हो गया है, तो लोगों ने सीरियसली लेना छोड़ दिया इस चीज को। लेकिन जब अचानक से ये म्यूटेंट बहुत ज्यादा घातक और ज्यादा फेटल होकर के आया, लोगों को अंदाज नहीं था इस चीज का। तो जो अप्रैल का महीना रहा, मुझे लगता है वो बहुत टफ रहा। अमूमन हर दूसरी तीसरी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही जो लोग कोविड से ग्रसित हुए। तो जो सीरियस केसेस हुए उनमें ग्रीफ और लॉस के केसेस मेरे पास बहुत ज्यादा आए, जिसमें लोगों ने अपने किसी ना किसी लव्ड वन को खोया, अपने किसी क्लोज रिलेटिव को खो दिया, बच्चों ने माता या पिता को खोया। तो ये ग्रीफ और लॉस के केसेस बहुत ज्यादा आए मेरे पास इस साल। इसके अलावा बाकी जो एंजाइटी के केसेस हैं, वो तो मुझे दिखता है कि एंजाइटी के केसेस हमेशा रहते हैं। इस साल भी एंजाइटी के केसेस थे। और पोस्ट कोविड एंजाइटी, जिसको हम एक कैटेगरी में वर्ल्ड वाइड बांट दिया गया है, जिसको हम बोल रहे हैं कि पोस्ट कोविड स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो कि एक पीटीएसडी का हिस्सा भी हम कह सकते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का एक छोटा सा हिस्सा है, जो कोविड के बाद आ गया है, पीसीएसडी। तो लोगों में ठीक होने के बाद भी भय की स्थिति है, हॉस्पिटलाइजेशन का डर है, या कोविड के भयानक जो म्यूटेंट की वजह से किसी ना किसी को खोने का डर है। तो ये पीसीएसडी के भी केसेस अचानक से बढ़ गए हैं इन दिनों। अच्छा, आपने स्ट्रेस और एंजाइटी का जिक्र किया, तो मतलब लोगों की कई अवधारणा ये भी है कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी को ऐसा मेंटल हेल्थ लेते नहीं है। मतलब उन्हें लगता है कि ये एक नॉर्मल सा, मतलब किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे और इसके क्या लक्षण हैं? और एक अगर आम इंसान को अगर कुछ ऐसा फील होता है तो उसे कब डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए? जी, देखिए, स्ट्रेस और एंजाइटी, और मैं डिप्रेशन भी जोड़ना चाहूंगी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही लूजली यूज किए जाते रहे हैं। यानी कि अगर कोई उदास भी है तो लोग बिना सोचे समझे एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि अरे तुम डिप्रेस फील कर रहे हो क्या, जबकि ये या तुम्हें डिप्रेशन हो गया है। तो लूजली यूज टर्म्स हैं। दूसरी चीज, ऐसा था लेकिन बहुत चेंजेस आए हैं, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा भी कि आज सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को 1 साल हो गया। तो मुझे लगता है पिछले 1 साल में ये धारणा बहुत बदली है। लोग अब स्ट्रेस और एंजाइटी या सुसाइडल आइडिएशंस को या डिप्रेशन को बहुत हल्के में नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह कोविड के बाद काफी सुसाइड केसेस जो हुए हैं, बॉलीवुड से रिलेटेड भी बहुत लोगों ने खोया है, बहुत लोगों को। तो धारणा बदलने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है इसके पीछे। तो अब लोग ऐसा नहीं ले रहे हैं। मैंने मानसिकता में बहुत बदलाव देखा है कि लोगों में अगर लगातार स्ट्रेस आ रहा है या लगातार कोई ऐसे एंजाइटी बाउट्स आ रहे हैं या डिप्रेसिव बाउट्स आ रहे हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से नहीं हिचक रहे हैं। मैंने यूपी में तो ऐसा देखा ही है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई,
इन 5 जगहों से मेरे पास तो ऑनलाइन केसेस सालों से आते रहे हैं। लेकिन यूपी से जो केसेस की तादाद है वो काफी बढ़ी है पिछले 1 साल में, तो इसका मतलब ही ये है कि धारणा बदली है। और केसेस अगर स्ट्रेस से रिलेटेड आ रहे हैं, मैरिटल इश्यूज से रिलेटेड आ रहे हैं, तो यानी कि लोग अब झिझक नहीं रहे हैं, लोग सामने अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन साइकाइट्रिस्ट के पास, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस, साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में एक डिफरेंस होता है कि साइकाइट्रिस्ट आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, साइकोलॉजिस्ट आपकी बात को सुनते हैं और जो रूट कॉज होता है उसको कोशिश करते हैं कि वो कोपिंग मैकेनिज्म दे पाए, उन रूट कॉजेस को इंसाइट जनरेट करके खत्म कर पाए। तो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद हमें दवाई की जरूरत नहीं है, तो हम पहले किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल लें। तो ये झिझक कम हुई है, चाहे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे साइकोथेरेपिस्ट हो, चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, उनके पास पेशेंट्स और क्लाइंट्स की तादाद बढ़ी है। बाकी रहा साइकाइट्रिस्ट का, तो जहां हमें दिखता है कि ये डिप्रेशन से आगे कुछ और ऐसा केस है जहां दवाइयों की जरूरत है, तो हम रेफर कर देते हैं और हम वहां काउंसिल भी कर देते हैं। लोगों के अंदर दवा को लेके हिच है अभी भी, तो हम उनको काउंसिल करते हैं कि भाई जैसे आप थायराइड की दवा लेते हैं या डायबिटीज के लिए दवाई खाते हैं, तो इन दवाइयों में भी डरने की जरूरत नहीं है, आप ले सकते हैं दवाइयां, लेकिन थेरेपी और काउंसलिंग साथ में चलेगी। तो लोग समझ रहे हैं, लोग ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे, वो संकुचित मानसिकता कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। जी, आपने रेड फ्लैग्स मुझसे पूछा, कुछ सिम्टम्स पूछे थे आपने, तो डेफिनेटली देखिए सबसे पहली चीज है कि अगर 1 या 2 दिन आपको नींद नहीं आ रही है या आप अचानक से बहुत सुस्ती महसूस कर रहे हैं, लथार्जी फील कर रहे हैं, या आप अलग थलग बैठ करके किसी से आपको बातचीत करने का मन नहीं कर रहा है, या बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या आपकी भूख में अचानक से कमी आई है और आप बहुत ज्यादा एंग्शियस फील कर रहे हैं, रेस्टलेस, बेचैनी इस तरीके का महसूस कर रहे हैं, और आपकी धड़कन अचानक से तेजी से बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन होने लगता है, तो ये छोटे छोटे साइंस हैं। लेकिन अपने आप को कभी भी 1 या 2 दिन में लेबल ना करें कि हमें कोई मानसिक रोग हो गया है। अगर ऐसा हो रहा है तो यदि लगातार आप ये एक पैटर्न देखते हैं कि हफ्ता 2 हफ्ते ये कुछ ऐसा पैटर्न आपका चल रहा है, 15 दिन तक लगातार आप ऐसा फील कर रहे हैं, तो आपको तुरंत किसी ना किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उसको अपने सिम्टम्स बताने चाहिए। नेहा जी, आपसे अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि कोविड की सेकेंड वेव में हमने देखा कि बच्चों पे काफी इफेक्ट पड़ा, मतलब कई बच्चों ने अपने जैसे पेरेंट्स को जिन्हें उन्हें खोया, तो इस तरीके के केस भी आपके पास आए होंगे, तो उन्हें आपने कैसे डील किया? क्योंकि आप कल मुझे बता भी रहे थे कि कई ऐसे बच्चे भी हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो खुल के अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तो इनके लिए आपको कितने चैलेंजेस, किस तरीके के चैलेंजेस देखने को मिले? बिल्कुल, देखिए इसको भी हम एज ग्रुप में हमेशा डिफाइन करते हैं। तो मेरे पास जो केसेस आए वो 2 एज ग्रुप्स के आए, एडोलेसेंट्स के भी आए और छोटे बच्चे यानी कि 8 साल से नीचे के बच्चे। तो ये 2 कैटेगरीज हैं। तो जहां एडोलेसेंट्स की हम बात करते हैं, एडोलेसेंट्स में रेसिस्टेंस हमारा थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि वो टीनेजर्स हैं, हार्मोनल चेंजेस भी हैं, खास तौर से जो बच्चे सबमिसिव हैं या बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, थोड़ी ज्यादा दिक्कत हमें उनके साथ आती है। लेकिन मेरे पास जो केसेस आए, मैं एक केस आपसे शेयर करती हूँ कि ये बच्ची 16 साल की बच्ची थी जिनकी मदर की डेथ हो गई और फादर भी हॉस्पिटल में ही एडमिट थे कोविड निमोनिया की वजह से। तो और ये इकलौती बेटी थी अपने अपने माता पिता की। अब क्योंकि बच्चों पे पढ़ाई का भी इस समय काफी बोझ रहता है, करियर को लेकर के 16 साल की बच्ची हैं, तो 11th-12th में करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इनकी पढ़ाई भी हैम्पर हुई, इनका बाहर जाने का, फॉरेन कंट्री का ऑलरेडी सब कुछ हो चुका था जो सेकेंड वेव से पहले डिफाइंड था। लेकिन अचानक से क्योंकि इनकी मदर की डेथ हो गई और ये अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैच थी,
तो ये उस सदमे से उबर ही नहीं पाई। अब डायमेंशंस हमको देखना होता है कि कहाँ कहाँ हिट हुआ। तो सबसे पहला डायमेंशन कि ये जिनसे इतना ज्यादा अटैच थी, जिनसे एक इकलौता इंसान जिनके सामने वो अपनी बात एक्सप्रेस कर पाती थी, जो टीनेज इश्यूज होते थे वो बोल पाती थी, वो इंसान चला गया छोड़ के। तो ये एक बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक एपिसोड रहा इस बच्ची के लिए। तो उसका एपेटाइट लूज हुआ, उसने बात करना छोड़ दिया, वो किसी से बात नहीं करना चाह रही थी। फादर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई, ट्रीटमेंट का पूरा, क्योंकि कोई नियर रिलेटिव यहाँ आसपास नहीं था, तो सारी जिम्मेदारी उस बच्ची के ऊपर आ गई। तो इसके अलावा जो बाहर जाने का था वो भी कैंसिल हो गया, और करियर बच्ची का एज इफ शैटर हो गया। तो जब मुझसे बात हुई तो उस बच्ची ने मुझे बताया कि मेरी मदर की डेथ हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं और मेरी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं निकला है, और मैं रोना चाहती हूँ पर मैं रो नहीं पा रही हूँ। तो मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो रिलेटिव मुझे कॉल करता है वो मुझसे ये बोलता है कि तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं सवाल किसी ने सुने ही नहीं थे। अमूमन क्या होता है कि हम सुनने से ज्यादा सजेशन देने के मोड में रहते हैं। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये था इस केस में या इस तरह के केसेस में कि हम पहले उनके मन की बात सुन लें, जो सवाल है वो सुन लें। उस बच्ची की एक्सपेक्टेशन थी कि कोई मेरे प्रॉब्लम सुने, समझे और सजेशन बिल्कुल ना दे मुझे, क्योंकि वो टीनेजर है, एडोलेसेंट है। मैंने उसकी पूरी बात सुनी। उसने मुझसे बोला कि मैं कमजोर होना चाहती हूँ, क्या ये गलत है कुछ वक्त के लिए। तो उसको ये अश्योरेंस, मैंने कुछ सेशंस तक तो ये अश्योरेंस दिलाया कि आप वो फील करो जो आप फील करना चाहते हो। आप यू हैव लॉस्ट योर मदर, आपने अपनी माता को खोया है, अपनी माँ को खोया है, तो आपको जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप स्ट्रांग रहो। आप जिंदगी में कभी कमजोर भी पड़ सकते हो, आप रो भी सकते हो, रोना बिल्कुल लाजमी है। आप खुल करके रो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो जाओगे। तो कथारसिस एक टर्म होता है हमारे साइकोलॉजी में, हमारे थेरेपी में। सबसे पहला इंटरवेंशन हम कथारसिस के थ्रू ही देते हैं, यानी कि आप अपने इमोशंस को वेंट आउट करो। तो उस बच्ची के मुझे 2 से 3 सेशन लगे वेंट आउट कराने में। लगातार, शायद बिलीव ना करें आप, कि वो लगातार 2 सेशंस, यानी कि 45 मिनट का एक सेशन होता है, वो सिर्फ रोती रही बिना कुछ बोले। तो ये वेंट आउट करना जरूरी है। उस केस को मैंने पहले वेंटिलेशन से शुरुआत की, कथारसिस से शुरुआत की, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने थेरेपी देना शुरू किया। नाउ शी इज बेटर, अब काफी बेहतर हैं, वो अपनी एंजाइटी से बाहर आ चुकी हैं। और इस तरह के और भी जो छोटे बच्चों के केसेस आए, तो वहां पे हमें रिलेटिव्स की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे स्ट्रेंजर्स से बात करने के लिए, मैं एक अजनबी हूँ उस 4 साल 5 साल के बच्चे के लिए, 6 साल के बच्चे के लिए, तो डायरेक्टली बात करना थोड़ा मुश्किल होता है छोटे बच्चों से। तो उनके रिलेटिव्स को हम इन्वॉल्व करते हैं, या कोई सिंगल पेरेंट है, जैसे एक पिता को खोया है या माँ को खोया है, तो हम एक पेरेंट को इन्वॉल्व करते हैं, और धीरे धीरे पेरेंट्स के थ्रू हम काउंसलिंग करवाते हैं। यानी कि उस बच्चे से धीरे धीरे हम उसके वर्ल्ड में एंटर करते हैं, उसके लेवल से हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों को हम बहुत उसके एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन ही हम उसको दे सकते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो मैं, देखिए, ये एनबीटी के माध्यम से ये बात जरूर कन्वे करना चाहूंगी कि हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारी मानसिकता को बदलने की सख्त जरूरत है। हम नेगेटिव इमोशंस को, हमारे समाज में जगह नहीं दी जाती है और उसको अच्छा नहीं माना जाता है, और इसकी शुरुआत हो जाती है बचपन से। यदि कोई बच्चा रो रहा है तो उस बच्चे को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, तुम गंदे बच्चे हो क्या जो हर बात पे रोते हो। तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं छोटे बच्चे का दिमाग एक गीली मिट्टी की तरह होता है, और ये स्टेटमेंट्स छप जाते हैं उस बच्चे के दिमाग पे। तो रोना या उदास होना या गुस्सा करना, कोई भी नेगेटिव इमोशन या डर, इन नेगेटिव इमोशंस को हम जगह ही नहीं देते हैं, जो दब जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं।
और कोई भी नेचुरल इमोशन, ये सारे नेचुरल इमोशंस हैं जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है हमारे, अगर हम नेचुरल इमोशन को दबा देंगे तो वो एक समय पे वॉल्केनो की तरफ फटेंगे। यानी कि फियर अगर नेचुरल इमोशन है, हमने उसको दबा दिया तो वो आगे जाकर के फोबिया में तब्दील हो जाएगा। एंगर एक नेचुरल इमोशन है, अगर हमने उसको दबा दिया तो वो आगे जाकर के वायलेंस में तब्दील हो जाएगा। तो हमको हर नेगेटिव इमोशन को एक्सेप्ट करना है, उसको जगह देनी है और उसको चैनलाइज करना है। यानी कि रोना आ रहा है, रोना हमारे मैकेनिज्म का हिस्सा है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है तभी हम रो रहे हैं। अगर हम रोएंगे नहीं तो हम हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर है वो किसी न किसी तरीके से उस रोने को मैनिफेस्ट कर देगा, चाहे पेट में दर्द होके, चाहे सर में दर्द होके, चाहे वॉमिटिंग करके, चाहे किसी ना किसी साइकोसोमैटिक रूप में। तो ये रिसर्चर्स ने प्रूव कर दिया है कि 85% बीमारियां आज के दौर में साइकोसोमैटिक हैं, बायोलॉजिकल से ज्यादा। तो पेट दर्द हमेशा शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। सर दर्द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी होता है, पेट खराब या कॉन्स्टिपेशन होना लंबे समय तक ये साइकोलॉजिकल हो सकता है, या पीसीओडी, पीसीओएस या मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कोई प्रॉब्लम होना, ये भी साइकोसोमैटिक हो सकता है। या आपका बहुत सारे ऐसे और भी डिसऑर्डर्स हैं जिसको हमें लगता है कि ये बायोलॉजिकल है पर वो साइकोलॉजिकल होते हैं। तो ये समाज को समझने की जरूरत है कि आप रोने दें, खुल के रोने दें। रोना वीकनेस की निशानी नहीं है, रोना स्ट्रेंथ की निशानी है। हर कोई अपने आंसू नहीं दिखा सकता है, यानी कि वो इंसान बहुत स्ट्रांग है जो सामने रो के दिखा रहा है। जी जी, ऐसे ही एक डिसऑर्डर के बारे में जैसे मैंने भी पढ़ा है, बायोपोलर डिसऑर्डर। तो इसमें शायद जी पेशेंट को इस तरीके का प्रॉब्लम है कि वो मूड स्विंग्स होते हैं उनके, कभी कुछ मतलब कभी किसी तरह का बिहेव करते हैं। तो ऐसे लोगों जी को जो उनके आसपास के रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, तो वो मतलब जब कई बार नहीं भी समझ पाते हैं तो मतलब मूड स्विंग्स की दिक्कत है या ऐसे तो यार मतलब मूड स्विंग वाली प्रॉब्लम है या ये है वो है, मतलब एक नेगेटिव जी कमेंट या उनके ऐसा उनको लगता है, ऐसा उनको फील होता है। तो इस तरह से राइट लोगों को कितना सेंसिटिव होने की जरूरत है अभी भी, या समझने की जरूरत है कि नहीं मतलब किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे नहीं लगता बिल्कुल कि डिसऑर्डर्स के बारे में मालूम होगा ये सब। एब्सोल्युटली। देखिए, मेंटल प्रॉब्लम का मतलब लोगों को लगता है डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन से आगे उनको पता ही नहीं है। मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि मेंटल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी बहुत बड़ी है जो डिप्रेशन के से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे कि बाइपोलर आपने बोला, बाइपोलर एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें बाइपोलर का मतलब क्या, बाय माने दो, दो छोर। तो कभी मैनिक सिम्टम्स आ जाएंगे, कभी डिप्रेसिव सिम्टम्स आ जाएंगे, जिसको हम मैनिक डिप्रेसिव बोलते हैं। आम भाषा में लोग शायद इसकी कम इंटेंसिटी को मूड स्विंग बोल सकते हैं, लेकिन मूड स्विंग अलग चीज है और बाइपोलर एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें दवाई चलना भी मस्ट है और साइकोथेरेपी भी मस्ट है। अगर हम ये सोचें कि बाइपोलर को हम दवा नहीं दे करके सिर्फ थेरेपी से ट्रीट कर लें, ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बीमारी में दवाई की भी जरूरत होती है। तो लोगों को ये जागरूकता, सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस की इतनी ज्यादा जरूरत है कि ये बीमारियां दिखती नहीं है शायद। जो शारीरिक बीमारियां दिख जाती हैं, मानसिक बीमारियां सिर्फ आपके बिहेवियर्स में कई बार झलक आ जाती है, लेकिन इनविजिबल चीजें जो लोग देखते नहीं है वो विश्वास नहीं करते हैं। तो आप तुरंत कोई भी निष्कर्ष पे ना आकर के ये किसी प्रोफेशनल पे छोड़ दें। एक और भ्रांति हमारे समाज में है, एक और मिथ है कि जैसे किसी को कोई डिप्रेसिव बाउट हुआ या डिप्रेशन है या मूड स्विंग्स हैं, बाइपोलर है, तो लोग बोलने से चूकते नहीं है कि अरे ये सब कुछ नहीं होता है, हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं, जाओ दोस्तों से मिलो, खाओ पियो, घूमो, खुश रहो, सब ठीक हो जाता है।
मैं ये जरूर करेक्ट करना चाहूंगी कि ये एक्चुअली क्लिनिकल कंडीशंस हैं जो दोस्तों से मिलने से या खाने पीने से या आउटिंग से ठीक नहीं होती हैं। इन बीमारियों को कंसिडर करें और इसका प्रॉपर इलाज अगर नहीं होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन के साथ बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि अगर आज मुझे 1% तकलीफ है तो कल वो 2% होगी, परसों 4, उसके आगे 8, 16, 32, इस डिग्री से बढ़ता चला जाएगा वो। तो ये बहुत तेजी से समस्या क्रिएट करेगी। जैसे लंग फाइब्रोसिस है, लोगों को समझ आता है कि लंग फाइब्रोसिस है तो भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसर के कीड़े हैं तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वैसे ही मानसिक रोगों में भी यदि हम उसको अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवास्टेटिंग कंडीशन हो जाएगी। तो ये सलाहें आप अपनी मर्जी से ना दें, बेहतर है किसी प्रोफेशनल को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं और ये उस पे छोड़ दें। आज अगर आप देखें तो हर दूसरा व्यक्ति फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप जुड़ा ही हुआ है, गांव-गांव तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, ये सोशियोलॉजी में ऐसी कई थ्योरीज हैं और साइकोलॉजी में भी कई थ्योरीज हैं कि समाज में जो मीडिया के थ्रू दिखाया जा रहा है उसका हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन पे कितना असर पड़ता है। तो जो नेगेटिव इमेजेस दिखाई जाती हैं, लोग बहुत ज्यादा उससे कोरिलेट कर पाते हैं। कई केसेस ऐसे आए हैं और देखे भी गए कि आप अगर देखें, टाइम मैगजीन के फ्रंट पे शायद ये इंडिया की तस्वीर दी गई थी जिसमें लाशें जलती हुई दिखा रहे थे। तो देखिए इसमें पूरे वर्ल्ड का नजरिया बदला कि इंडिया की हालत बहुत खराब है, कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ के जो भारतीय प्रवासी एनआरआईज बाहर रह रहे थे उन्होंने कॉल्स करना शुरू कर दिया, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे ये जो नेगेटिव चीजें हैं, इससे ज्यादा देखिए न्यूज हमेशा आप टीवी में जो देख रहे हैं या आप कोई एक चैनल सोशल मीडिया पे देख लीजिए जो रिलायबल न्यूज दिखा रहा है, दैट इज मोर देन इनफ। ये कोई क्रिकेट के आंकड़े तो है नहीं कि हमें हर 10 मिनट पे उसको चेक करना है। तो ये फियर, पैनिक, एक असंतोष की भावना, ये सब क्रिएट होती है इन नेगेटिव इमेजेस को देख करके। ये सिचुएशन ना आए तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पे ये चीजें जो पोस्ट कर रहे हैं हम उनको तो शायद नहीं रोक सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग पोस्ट करते हैं, लेकिन हमको अपने इनटेक पे ध्यान देना है कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन को देखें, कौन से चैनल को देखें, कौन सी इमेजेस पे फोकस करें। अगर मेरे काम का नहीं है तो हम उसको शायद अपनी वॉल से हटा दें ताकि वो सर्कुलेट भी ना हो और मुझे भी ना दिखे, मेरी साइक पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। एक और डायमेंशन है इसका, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने जो पिछले 1.5 साल में देखा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी काम बंद हुआ और कई ऐसे सेलिब्रिटीज हमने अपने एसोसिएशन के थ्रू ऑल इंडिया में ये रिपोर्ट किया कि भाई जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो आगे आकर के अपने आप को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, उन्होंने लाइफ कोच बनना शुरू कर दिया और कहने लगे कि हम डिप्रेशन ट्रीट करते हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसपे एक्सप्लॉयटेशन बहुत इजीली हो सकता है, लोग ट्रैप हो सकते हैं। पैसा जो कमा रहा है उससे ज्यादा जो विक्टिम है उसको ध्यान देना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसको अप्रोच कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियों को ये ध्यान देना है कि जिसके पास डिग्री नहीं है साइकोलॉजी या साइकाइट्री के फील्ड में, वो सोशल मीडिया पे ये एड्स ना डालें कि हम डिप्रेशन ट्रीट करते हैं या हम आपकी एंजाइटी को वो कर लेंगे, ग्रीफ और लॉस से बाहर ले आएंगे। इससे केसेस बहुत खराब हो जाते हैं। और जो लोग हैं वो जाने से पहले उस इंसान की ऑथेंटिसिटी और डिग्री का पता करें कि इसका एक्सपर्टीज क्या है। अब अगर मुझे कोई ऐसा बॉलीवुड सेलिब्रिटी बोल दे कि मैं आपका डिप्रेशन ठीक कर दूंगा, दिस इज शेयर एक्सप्लॉयटेशन, कि आप मुझसे 10,000 फीस चार्ज कर रहे हो और आप मेरा डिप्रेशन ठीक कर रहे हो। तो ये एक्सप्लॉयटेशन से बचना सोशल मीडिया पे भी बहुत जरूरी है।
यदि आप नहीं किसी को अप्रोच कर पा रहे हैं तो आप जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जी 24/7 हेल्पलाइन चल रही है, मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन चल रही है, आप उस पे भी कॉल कर सकते हैं। और वो नंबर शायद आपसे शिफाली शेयर कर देंगे यहाँ पे। आप उस नंबर पे कॉल करके हम सबकी हेल्प ले सकते हैं, हम वहां से जुड़े हुए हैं। तो ये थी डॉक्टर नेहा, जिन्होंने हमें मेंटल हेल्थ से जुड़ी काफ़ी अहम जानकारियाँ दी हैं। और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स।